वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज तो बन गए हैं, हलफ भी उन्होंने ले लिया है, लेकिन आईनी तजाद अपनी जगह खड़ा है क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अब भी उन्हें वजीर आला मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह उनकी हलफ बर्दारी है क्योंकि आमतौर पर वजीर आला से हलफ लेने का इख्तियार गवर्नर के पास होता है, फिर सदर अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करता है। लेकिन यहां हमजा शहबाज हलफ लिया है स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को, और ये उनको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि दोनों ने, गवर्नर पंजाब ने भी और स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी वाज़े तौर पर मना कर दिया कि हम हलफ नहीं लेंगे। सूरत हाल पेचीदा हो गई है। क्या आईनी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू खड़ा होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कानूनी माहिरीन भी होंगे, रहनुमा भी होंगे, लेकिन ऑफकोर्स जो सिचुएशन इस वक्त है वो बड़ी पेचीदा है, परेशान कुन है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। माहिर कानून आरिफ चौधरी हमारे साथ से मौजूद है। आरिफ साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर एक सूबे का स्पीकर, एक सूबे का गवर्नर चीफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट ही ना करें, माने ही ना कि ये वजीर आला है, तो क्या आईनी मुश्किलात सामने आ सकती हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ये मानने ना मानने वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि आइन के अंदर एक तरीकेकार दर्ज है इलेक्शन का, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा, और फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन के यानी इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो उनसे हलफ कौन लेगा। तो यहाँ बिल्कुल उनका मौकफ जो अदालत के अंदर मौजूद था और आज भी है, और फिर इस पे लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया जाएगा, वो मौकफ उनका ये था कि इलेक्शन इनफैक्ट हुआ नहीं। इलेक्शन जो था उस दिन सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि जिससे कुछ लोग जख्मी हो गए और बहुत ज़्यादा दंगा फसाद और हाल के अंदर दिंगा मुश्ती हुई, जिससे एक मेंबर जो थी पार्लियामेंट की वो बाकायदा मौत और जिंदगी कश्म में मुब्तला हुई, और बाकी जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी जख्मी हुए और स्पीकर भी जख्मी हुए, और सारा माहौल जो था वो इस तरह का बन गया कि जिसमें इलेक्शन नहीं हुए। तो उस बुनियाद पर जो चीफ गवर्नर हैं उन्होंने बाकायदा ये इसका रास्ता भी लिखा प्रेसिडेंट को, और अपनी रिजर्वेशन से आगाह किया कि मैं आईनी सरबराह हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मेन जो वजह है उन्होंने कहा कि इलेक्शन में नहीं कर सकता, हलफ नहीं ले सकता। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई थी, इसका आईनी हल निकालने के लिए अगर लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया गया था तो लाहौर हाई कोर्ट को उस वक्त लार्जर बेंच तश्कील देना चाहिए था, और इस आईनी मसले का हल बाकायदा तलाश करना चाहिए था कि इसमें सूरत हाल क्या बनती है, ऐसी सूरत में किसकी क्या जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो फिर उसका इलाज क्या है। लेकिन ये जो हुआ है कि बार बार 3-4 ऑर्डर में सजेस्ट किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, और फिर उसके बाद फिर पहले प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर दिया चीफ जस्टिस ने, और प्रेसिडेंट के फिर कहा गया कि जी आप उसको उन्होंने कहा कि ये देंगे हलफ, जो उसके सेनेट के चेयरमैन है उन्होंने भी ना लिया, तो उसके बाद फाइनली फिर अदालत में चले गए और फिर उन्होंने हुक्म दे दिया कि जी आप टाइम तक मुकर्रर कर दिया गया कि इतने बजे आप हलफ लेंगे, और कौमी असम्बली के स्पीकर को ये कहा गया। अब बात तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर को कैसे डायरेक्शन दे सकती है हलफ लेने के लिए, और जो चीज आइन में दर्ज नहीं है उसका अपने तौर पर फैसला कैसे कर सकती है। यही वजह है कि आइन के वो हिस्से जो उनके जजमेंट के हैं जो बहुत ज्यादा मुतनाज़ है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने गवर्नर और सदर ने हलफ की आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो उसे मुअत्तल कर दिया है उसमें इंट्रा कोर्ट अपील में फौरी तौर पर, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। तो मैं इस मामले में समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एक तूफान बदतमीजी इसे कह सके, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस का यानी एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, और बहुत सारी चीजें जो है वो बिगड़ती हुई टूटती हुई नजर आ रही हैं, और ये मामला इतना आसानी से इसका अहाता नहीं किया जा सकता कि ये कहें कि जी गवर्नर भी नहीं मान रहा, और ये बात इससे कहीं ज्यादा है। और फिर उसके बाद अदालतों की जिम्मेदारी के क्या, आर्टिकल 69 और आर्टिकल 66 इनके होते हुए अदालतें जो है वो आएगी पार्लियामेंट के सारे मामलात में और खुद फैसला करेगी जहां पार्लियामेंट नहीं कर रही, या उसी तरह जिस तरह ये अरेंजमेंट की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि अदालत का मामला होगा तो अदालत डील करेगी, पार्लियामेंट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती।
पार्लियामेंट का मामला होगा तो पार्लियामेंट डील करेगी, उसमें अदालत आरिफ साहब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यकीनन हम जानते हैं कि वजीर आला के अंडर तमाम तर ब्यूरोक्रेसी है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत हमारे मुल्क में चल रही है, तजाद की सियासत चल रही है, झगड़े की सियासत चल रही है, जिसमें आपके गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली कन्फ्रंट कर रहे हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर को, हमजा शहबाज को, ऐसे में हाउस चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हाउस में कानून साजी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मुकन्नना जिसका काम है कि अवाम की मुश्किलात दूर करना, कानून को अपग्रेड करना और उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए कानून बनाना, वो तो हाउस में हमेशा ही फिर वो आपको मालूम है अड़ा उड़ी रहेगी, मुश्किलात का शिकार रहेगी ट्रेजरी बेंचेस। इससे ज्यादा अहम बात है, आपने जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है, बात इससे भी ज्यादा अहम है। और वो अहम सवाल ये है कि ये जो 26 अरकान की बुनियाद पर यानी ये बने हैं अपना चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ, ये सूरत हाल ऊपर नहीं है। मरकज में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर बने हैं और उन्होंने अलायंस जो है चेंज की है और उसमें उन्हें जरूरत नहीं पड़ी वो जो मुनारिफीन थे उनके वोट लेने की, और यही वजह है कि उनके लिए वो एक प्ली भी ले रहे हैं कि जी क्योंकि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और ना ही प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में। यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ मामला ये कि 26 अरकान जो है वो मुनारिफीन है और उन्होंने बाकायदा अपने लीडर ऑफ द हाउस, उनका लीडर जो था पार्टी लीडर, उसकी डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट किया है। अब ये जो 26 अरकान है, जिस वक्त अभी तक तो इसको होल्ड कर रहा है यानी इलेक्शन कमीशन, और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन को इसमें इस तरह पार्टी बनना चाहिए और इस तरह होल्ड करना चाहिए। यही प्रॉब्लम भी आ रहा है, ऊपर से 63A का फैसला नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट से, ईद के बाद की डेट पड़ी हुई है, और इधर जो है वो डिक्लेरेशन नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन, वरना ये मेंबर जिस दिन डिक्लेयर हो गया कि ये दे आर नो मोर मेंबर के बाद की सूरत हाल आप ये देखें ना कि कहां से फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा चीफ मिनिस्टर। आज तो चीफ मिनिस्टर जो है वो डिफेक्चर करने वाले जो है उनकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मामला सादा नहीं। और दूसरी बात ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो आपका कंसर्न है बड़ा जेन्युइन है, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान के बाहर ये जो आवाजें आ रही है ना, इनको महज ये समझ के, ये देख के कि जी देखे जी उन्होंने बड़ी बेहुरमती की है, तकलीफ हमें सबको है, इसमें कोई भी शख्स एंडोर्स नहीं कर सकता कि कोई खाना काबा के अंदर इस तरह की आवाज उठाए। लेकिन एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि इस तकलीफ को भी देखना पड़ेगा कि ये लोग बेचारे को इस काम के लिए तो नहीं गए थे वहां, ये तो अपनी गुनाह बख्शवाने के लिए गए थे, अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं करने के लिए गए थे। अगर वहां उन्हें ये लोग नजर आए हैं और उनका वहां ये कहना, इसका दूसरा पहलू आप देखें कि वो कितना बदकिस्मत शख्स है और उसकी क्या हैसियत है लोगों की नजर में कि जिसे लोग वहां खाना काबा में भी अपनी सारी चीजों के बावजूद, सारी उन एहतराम के बावजूद वो जाके वहां उसको चोर चोर कहते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल को मुल्क के अंदर भी आने वाले दिनों में ये चीज को रुकने वाली नहीं है। तो इसका इलाज ये है कि रोज रोज की इन मसलों से निकलने के लिए इलेक्शन करवा दिया जाए, ताकि जो भी लोग हैं जेन्युइनली और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए। ठीक, सही, बिल्कुल सही। चौधरी साहब आइएगा, हमें पीटीआई से आफ्ताब जहांगीर ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे ही बात करते हैं। जी जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि पहले खान साहब ने खुद उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लिया और अब आप ही की पार्टी गवर्नर से इस इस्तीफे को गैर आईनी करार दे रही है, तो पीटीआई आखिर चाह क्या रही है, कर क्या रही है? क्योंकि जब पहले खुद उन्होंने इस्तीफा लिया वजीर आजम के नाम पे, तो उस वक्त एक्सेप्ट क्यों किया था? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे आपको पता है जब सूरत हाल के आपके सामने है, सियासी सूरत हाल का जो इस वक्त नक्शा आपके सामने है पूरी तरह, कि जिस तरह खरीदो फरोख्त हो रही है, जिस तरह वजारतें बांटी जा रही हैं, जिस तरह एक दूसरे के साथ वो किया जा रहा है, तो उसके अंदर हमें भी ये इख्तियार हासिल है कि हम जब एक कोर्ट में जाते हैं, हमने कोर्ट में गए, हम एक कह रहे कि जी 63A की तशरीह कर दें, आप बता दें कि जी इनकी ये अहल है या नहीं है। जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती है और फैसले कर रही है, तो ये फैसला भी कर दें। इसके लिए क्यों एक महीने का टाइम दे रहे हैं? ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि पता चल जाए कि जी कि ये आप मुनहरिफ होकर दूसरी तरफ जा सकते, नहीं जा सकते, कानून आपको इजाजत देता है, नहीं देता है। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो यकीनन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम फिर भी उसके साथ साथ हम अदालत का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं, हम कानून का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप इसको भी डिसाइड कर दें एक दफा
लेकिन वो इस पर राजी नहीं हो रहे। तो अब इसको हम किस रंग से देखें? हम इसे मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ये मिली भगत है, जैसे कि पहले ये लोग नारे लगाते थे कुछ कि नियाजी नैब और ये इस तरह की, तो मुझे तो अदालतें इसमें ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व हो गई हैं, वो शायद पार्टी बन रही हैं। माजरत के साथ मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है एक आम शहरी के तौर पर, मैं एक सवाल करता हूँ, मैं एक जवाब चाहता हूँ अदालत से, ना मुझे उस सवाल को सुनने के लिए कोई तैयार है, ना जवाब देने के लिए कोई तैयार है। तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तो फिर जाहिर बात है जो ऑप्शंस हमारे पास लीगल ऑप्शंस मौजूद है हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। राइट आरिफ साहब, जो बात इस वक्त आफ्ताब साहब ने कही कि अदालतें पार्टी बन गई हैं, और ये बात सिर्फ आफ्ताब साहब नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आजकल ये बात वो है जो जबान ज़दे आम सी चल रही है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे आरिफ साहब? देखिए, कर्ज करूं कि आज तक मैंने कभी किसी शख्स को बिला वजह अदालत पर सवाए सियासतदानों के तनकीद करते हुए नहीं देखा और ना सुना। होता यही है कि जो जज बहुत ज्यादा इम्पार्शल होता है, ऑनेस्ट होता है, चाहे वो सख्त भी हो, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो इन्हें अदालत की नौबत भी वहां आती है जहां जज का अपना रवैया जो है वो कोई ऐसा नहीं होता कि जो बहुत काबिल कदर हो या बहुत काबिल तहसीन हो। इसमें मैं समझता हूं कि बड़ा वजन है आफ्ताब साहब की बात में और पीटीआई की लोगों में और आम आदमी जो कर रहा है। आप देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं मीडिया पे बात करते हुए जिससे कम अज कम मेरे जैसा कानून का तालिब इल्म जिसकी सारी जिंदगी वाबस्ता 40 साल की प्रैक्टिस। आरिफ साहब सॉरी टू इंटरप्ट, आप यकीनन कानून के बहुत बड़े तालिब इल्म हैं, पूरी जिंदगी आपने कानून को दी। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से एक सवाल पूछता हूं आपसे। अंग्रेज जब जज हुआ करते थे हमारी अदालतों में तो उन्हें गर्मी लगती थी और वो जून जुलाई की छुट्टियों में बाहर चले जाते थे। आज तो हमारी अदालतों में पाकिस्तानी जज हैं, फिर भी हमारी अदालतें 2.5-3 महीनों के लिए बंद हो जाती हैं, जबकि 22 लाख केसेस पेंडिंग हैं, जबकि वो सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही पैदा हुए। क्या उनको भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है आरिफ साहब? ये आपकी इतनी खूबसूरत बात है जो अपने तौर पर जवाब अपने अंदर रखती है। आप देखें ना, ये जो कहते हैं कि जी रात को भी हम तो खोलते हैं अदालतें, ये अगर यकीन माने ऐसा आम आदमी के लिए भी हो तो फिर किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि उन्हें खवास के लिए कानून की अमलदारी किसी और अंदाज में नजर आती है, आम के लिए अवाम के लिए और अंदाज में नजर आती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस हैं उनकी भरमार है और आम आदमी ऐसे ऐसे लोग हैं जो जेलों में गल सड़ रहे हैं, सजाए मौत के कैदी हैं और सजाए उम्र कैद के कैदी हैं, और एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो थे इतने अच्छे हालात के बावजूद ना रह सके और मैनेज करके बाहर चले गए। तो वो लोग जो है वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जनाब ऐसी सूरत हाल में आप एक तरफ तो केसेस की भरमार है और आप जो है अपने टाइम पे आते हैं और फौरी उठ के चले जाते हैं और उसके बाद केसेस जो है लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और केसेस जो है लोगों के सुने नहीं जाते। और जो बड़ी जिंदगी में यकीन माने बहुत सारे लोग, मैं तो आज ये समझता हूँ मेरे जैसे कई लॉयर जो हैं वो कहते हैं कि यार हम किस जमाने में अब वकालत कर रहे हैं कि किस तरह की आगे मामला चल रहा है। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल में भी आप अदालत से जाके कहें कि जनाब अर्ली हियरिंग कर दे, अदालत इनकार कर देती है। मैं 2 चीफ जस्टिस जो है उनको तो कम से कम कंसेक्टिवली ये देख रहा हूं कि वहां अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन की कोई पजीराई नहीं होती। सही, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जहांगीर साहब, आपसे खता कलाम माजर चाहूंगी, टाइम की कमी है। मैं जहांगीर साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ यहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस वक्त, कि उन लोगों का आगे अब प्लान क्या है आखिर में, कि हमजा शहबाज के साथ क्या पीटीआई के गवर्नर काम करना पसंद करेंगे, आगे किस तरह से चलेंगे? अच्छा देखिए, ये काम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए कि ये अभी कानूनी मसलब तक कानूनी तौर पे हल नहीं किया जाएगा। अदालतों को चाहिए, देखिए मैं आपको अभी जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे, क्योंकि वे माजरत के साथ मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो मुझे आवाज, लेकिन देखें मैंने आज एक चीज देखी है कि 2 साल पहले 2 भाइयों को सजाए मौत हो गई, फांसी की सजा हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। यहाँ पर दुनिया जो है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है अदालतों की, मैं खुद भुगत रहा हूँ कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास सब कुछ है, अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 6 साल हो गए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि जी आप खुद ही फैसला कर लो जो कुछ करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास एक तरफ टाइम नहीं है अदालतों के पास आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए, और दूसरी तरफ ख्वास के लिए आपके सर जुडिशियल रिफॉर्म्स तो आप लोग पावर में थे 3.5 साल, क्यों नहीं लेकर आए फिर? सर हम चाहते थे, लेकिन मसला ये है कि जब आपने वो 3.5 साल, आप 75 साल का गंद हमारे ऊपर ना डालें। 3.5 साल हमने जितनी कोशिश की, आपने वहां पे देखा इस वक्त वहां पर अपोजिशन का क्या रोल था,
सर आफ्ताब साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आफ्ताब साहब, आपको मैं बताऊं, हमारे भी सर जराए होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी, दुनिया में भी और मुल्क में भी बहुत सारे हमारी सोर्सेज होती हैं। आप इस बात से अग्री करें या ना करें, लेकिन इमरान खान जैसे वजीर आजम थे, ब्यूरोक्रेसी उनकी नहीं सुनती थी। एक डीसी का वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके कामों का फॉलोअप नहीं लेते थे, अपनी पार्टी के वर्कर्स खुद परेशान होते थे कि हमारे काम नहीं हो रहे। मुल्क के काम कहां से होते आफ्ताब साहब? आइए, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना नुकसान हमें 3.5 साल में इस ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया, और ये बात मैंने खान साहब से 10 दफा कही, मैंने कहा खान साहब ये वो पौधे हैं जिन्होंने लगाए हैं, वो पौधे जो अब तनावर दरख्त हैं, ये फल भी उन्हीं को देंगे, छांव भी इन्हीं को देंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप जिस तरह आपने अभी एक बात कही है, बिल्कुल सही बात है। हम भी जाते थे, जेन्युइन काम लेके जाते थे, वो नहीं होती थी। लेकिन जब वो खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाते थे कि जी आपके एमएनएस जो है या एमपीएस जो है वो हमसे गलत काम कराने के लिए आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। लेकिन बहरहाल अब ये समझने की जरूरत है, अब खान साहब को भी समझना चाहिए कि देखें, आप जो बीच में एक बैरियर था आपके और आपके मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान, आज जैसे वो गए जिना G69 के उसमें बाजार में गए, जिस तरह आवाम ने उनकी पेशराई की, इसी तरह उनको आवाम में रहना चाहिए, इसी तरह अपने एमएनएस के साथ, अपने मुंतखब लोगों के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ, ताकि ये जो बैरियर है, ये इसको जब तक आप नहीं तोड़ेंगे ये नहीं चल सकता। हमारी दुआएं आपके साथ हैं आफ्ताब साहब, ये बैरियर टूटे और ये मुल्क आगे बढ़े, अवाम के मसाइल हल हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती, आरिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन दोनों ने मेरी बड़ी बेसिक सी बात पे अग्री किया और मान लिया कि ये बिल्कुल सच है कि अंग्रेज जज होते थे 2 महीने बाहर जाते थे जून जुलाई में क्योंकि उन्हें गर्मी लगती थी। आज पाकिस्तानी जज हैं, अंग्रेज जजों की तरह 2.5 महीने के लिए वो अदालतें बंद कर देते हैं, भले 22 लाख केसेस पेंडिंग पड़े रहे। वजीर आजम इमरान खान थे, वजीर आजम थे, एक डीसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। ऐसे वजीर आजम से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो अवाम के मसाइल हल करेगा, जिसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके अपने अहकामात पर फॉलोअप ना ले? यकीनन ये वो क्वेश्चन मार्क्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात हैं। वर्दा सही है, और बात यही है कि तलहा हम अपनी खुद की नई चीज़ें सेटअप नहीं करते, हम वही पुरानी, वही 2.5 महीने की जो आपने मिसाल दी कि छुट्टियों पे चले जाते थे, तो हम भी वही आज तक सालों से, सदियों से, बल्कि मैं कहूँगी कई दिहाइयों से हम वही छुट्टियां जून जुलाई की ही मना रहे हैं। हम अपने आप को चेंज नहीं करते, शायद इसीलिए हमारा मुल्क आज अभी तक हम जो है पीछे हैं इन हवालों से। अंग्रेजों ने जो रेलवे ट्रैक की पटड़ियां डाली थी ना, आज तक हम नहीं डाल सके, वही डली हुई है, वही रिपेयर होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।